हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आज सीटेट के कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन लगभग साइंस का नहीं है, मैथमेटिक्स का ही है। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। बजाते समय 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी आपसे इस तरह की एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें 12 किलोमीटर पर आवर की तो स्पीड है उसकी, तो इसके लिए आप फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं 2uv/u+v। ये एक फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी के लिए, एवरेज स्पीड के लिए आप लगा सकते हैं। तो ये लगा दीजिए। तो 2 × 12 × 8 डिवाइडेड बाई, ध्यान रखिएगा कि यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। अब दोनों जगह यूनिट सेम है किलोमीटर पर आवर, इसलिए फॉर्मूला लगा पा रहे हैं 12 + 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 12 + 8 नीचे तो हो गया 20 और ऊपर आपका हो गया 12 × 96, 96 दूनी 192। डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समस्या में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? मीटर है, प्रकाश वर्ष है, हर्ट्ज है, बालिस्त वर्ष, प्रकाश वर्ष। इसमें से किस में केवल और केवल दूरी मापने के मात्रक दे रखे हैं? तो बालिस्त वर्ष और प्रकाश वर्ष, ये बिल्कुल ठीक है। बालिस्त कहते हैं क्यूबिट को, क्यूबिट जो है वो दूरी मापने की ही एक इकाई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। समीर अपने कंचे यानी गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों सतहों तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। 3 चीजें हैं आपके पास, एक सीट है, एक कालीन है और एक समाचार पत्र है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो देखिए, घर्षण बल उस पर ज्यादा लगेगा जो सरफेस रफ होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उस पर लगने वाला घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। तो जो सेलोफेन की सीट होती है, जो सेलोफेन होता है आपका, उसकी सीट जो होती है वो ज़्यादा रबड़ की होती है एक्चुअली में, तो ज़्यादा घर्षण उसका होगा। उसके बाद समाचार पत्र का होगा, उसके बाद कालीन का होगा। ठीक है। तो ये 3 प्रकार से ये क्रम में आप लिख सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर। कोई पिंड रेखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, एक लाइन में चल रहा है। यह समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के एक समांतर एक सरल रेखा होगा या किस एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है? वेग समय ग्राफ। ठीक है, दूरी और समय ग्राफ तो नहीं होगा, वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष पर क्या दिया है? समय दिया है, और वाई अक्ष पर जो है हम दूरी को अगर लेंगे तो जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो एक इस तरीके से एक ग्राफ बनाएगा। ठीक है, एक सरल रेखा बनाएगा एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। उसका जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, वो होगा, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ वेलोसिटी ही रखी जाएगी। इस तरीके से वेलोसिटी, एक पर टाइम आ गया, समय आ गया, और दूसरे पर वेग आएगा। तो वेग जो है वो एक बिल्कुल सरल रेखा बनाएगा, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है। नेक्स्ट देखती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। बाई प्रोडक्ट कौन नहीं है? पैराफिन, मोम, कोक, बिटुमेन या स्नेहक तेल। इनमें से कौन सा बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम नहीं है? तो कोक नहीं होता है भाई। ठीक है, ब्लैक कोक कार्बन होता है, बिल्कुल वो नहीं है। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह होने पर इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है। एक है प्लास्टिक की बोतल, एक है लकड़ी का चम्मच और एक है धातु की चम्मच। कक्ष का ताप है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना उसके टेम्परेचर में अंतर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सबके लिए था, और ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो ताप की सुचालक हैं, टेम्परेचर की सुचालक हैं। ठीक है, तो तीनों का ही टेम्परेचर कैसा रहेगा? तीनों का ही टेम्परेचर बराबर रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? बताइए अभी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन अपना भोजन बना सकता है? तो शैवाल जो होते हैं, एल्गेई जो होते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बना सकते हैं। फंगी नहीं बना सकते, राइजोबियम नहीं और वायरस भी नहीं। निम्नलिखित में कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? जो ध्रुवीय भालू होते हैं व्हाइट कलर के, तो वो किस वजह से इतनी ठंड में भी रह पाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। मुझको तो भाई
सफ़ेद बाल, फर, मुड़े हुए लंबे और पहने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, ये ज़्यादा ठीक है। चपटे पैर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 68 का 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध में तो प्रोटीन तो होती ही होती है भाई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया। अब आपको केवल 3 ऑप्शंस में से चुनाव करना है। कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो आपका पहला ही आंसर ज़्यादा ठीक है, उसमें कैल्शियम है, बाकी में ही नहीं, ठीक है। 70 देखिए, प्रतिरोधी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? बैंगनी रंग का एक विलयन होता है, तो वो कौन सी एक अधातु उसमें मिली होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसमें आयोडीन मिली होती है। क्या होती है? आयोडीन, ठीक है। आप लोग उसको कई बार देखेंगे भी, बीटाडीन जो ट्यूब वगैरह इस तरह से आता है, या उसी का एक विलयन भी आता है सॉल्यूशन, तो बीटाडीन में यही डीन लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, उसमें आयोडीन लिखा होता है। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में भार होता है, मृदा में वायु उपस्थित, कौन सा सही नहीं है पूछा भाई। जब भी नहीं आ जाए तो मेरा एक विशेष सलाह है आपको कि बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक पढ़ना शुरू करिए फिर उसको, ठीक है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत लिखा हुआ है भाई, मृदा में भी वायु उपस्थित होती है। तो 71 का 2 जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि सही नहीं पूछा था। नेक्स्ट, स्तंभ ए और बी दोनों दिए हुए हैं। यकृत, लीवर क्या क्या कार्य करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ से लिया जाए? मुझे अग्नाशय का पता है। लीवर जो है भाई वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये हमें पता है। और अग्नाशय का भी हमें पता है कि ये पाचक रस मुक्त करता है, पचाने का काम हमारा पैनक्रियाज ही तो करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है? डी के लिए होना चाहिए थर्ड, डी के लिए थर्ड 2 में है, और ए के लिए होना चाहिए फोर्थ, ए के लिए फोर्थ है इसमें। सेकंड वाला ऑप्शन भाई आपका ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। बहुत सावधानी से ऐसे क्वेश्चन के उत्तर देने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है या किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं? कौन सा इसमें से आपका सही उत्तर आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये कथन सत्य है, ठीक है। ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो समान होती हैं। सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, तभी वो एक टिश्यू के अंदर रह पाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? यीस्ट है, आलू है, शैवाल है, कवक है। तो भाई आलू का हम थोड़ा सा जानते हैं, तो आलू के हिसाब से हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे। बी के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल ठीक है, सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन ही होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही आलू लिया जाता है। तो बी के लिए फर्स्ट वाला एक ही जगह पर है, पहले वाले में। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? कौन है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखते लगा दीजिए आप। CFC जो होते हैं वो ओजोन परत का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर या प्रशीतकों से या फ्रिज से, इन सब से, AC से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? रक्त क्षीणता तो नहीं हो सकता है, मियादी बुखार हो सकता है, और मलेरिया नहीं होगा, तो ये भी मलेरिया हो सकता है। रक्त क्षीणता नहीं होगा भाई, रक्त क्षीणता इसमें भी है, इसमें भी है, और रक्त क्षीणता इसमें भी, इसको हटा दीजिए। ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है वाला पूछा भैया, तो ध्यान से पढ़ना है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, मतलब ही नहीं है, और संदेहवाद मतलब ही नहीं है। नेगेटिव तो देना ही नहीं है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी एक पॉजिटिव आंसर हो सकता है। और आपसे पूछा गया है कि सही नहीं है, तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये है, ये है। सही नहीं पूछा है ना, तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर है और अस्थायी है। 2 कंट्राडिक्शन वाले स्टेटमेंट है, इन्हीं में से कोई एक उत्तर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, और पहला आंसर आपका सही है, ठीक है। 77 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 78 की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा रहा है। तो 78 का आपका भाई निष्पक्षता, विज्ञान दृष्टिकोण, विज्ञान स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति तो नहीं हो सकती भाई। स्टैटिक माइंड सेट अगर पहले से ही है तो फिर तो आप विज्ञान के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो ए, बी और सी तीनों चाहिए, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। भाई साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहला ही मुझे मिल गया ऑप्शन करेक्ट उत्तर, ठीक है, बाकी के तो फिर पता नहीं क्या होंगे। ठीक, 80 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये तो है ही नहीं भाई हमारे यहाँ, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा है। और विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए, बी और डी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, बच्चे अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? संचालन करना के लिए है ना, याद करना तो मतलब ही नहीं है संचालन का, बोध करना और सर्जन करना। सर्जन करना जो है ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है, क्रिएटिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? अच्छा, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, तो जो छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, ये, और सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने प्रकार करना, ये ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। सेकंड वाला भी ठीक है, लेकिन ये थर्ड वाला ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? ये आपसे पूछा गया, अर्थवान स्पष्टीकरण। तो भाई पहले पढ़ेंगे सबसे बड़े वाले को, सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका, बिल्कुल ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है भैया? विजिट्स क्यों चाहिए? यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है, यह पहला ही ऑप्शन ठीक है भैया, अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान कर रहा है। जहां पॉजिटिवनेस दिख जाए तुरंत आंसर ले लो। नेक्स्ट, अप्रोच बस पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण या जर्नल लिखना? कौन सा बाल केंद्रित आकलन के लिए पूछा जा रहा है? तो ए पोर्टफोलियो हो सकता है बाल केंद्रित, कंसेप्ट मैपिंग भी हो सकता है, पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं हो सकता बाल केंद्रित, जर्नल लिखना हो सकता है, ठीक है। तो 85 का ए, बी और डी इसके साथ जाएंगे हम सेकंड वाले ऑप्शन के साथ। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है, सीखने जैसा आकलन का अर्थ है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे पास असेसमेंट मिलते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तीन तरीके की चीज़ें आपकी चलती हैं, तो इसको आप समझें इसके अंतर को, ठीक है, ढंग से। सीखने जैसा आकलन का कैसे अर्थ आप करेंगे? तो 86 का रचनात्मक तो नहीं होगा, फॉर्मेटिव भी नहीं होगा, समेटिव भी नहीं होगा, सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन जो है वो ज़्यादा ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87, अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किसी एक का उपयोग कर सकती है। स्टील का तार, कांच की छड़, रबड़ का पाइप, मोटा धागा। परिपथ को पूरा करने के लिए उसको चाहिए भाई, तो यानी जनरली आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, स्टील का तार करेक्ट आंसर होगा। सही कथन को पहचानिए, अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है? नहीं जी, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों बनाता है अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? आंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड आप लोगों ने पढ़ाई होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर इतनी जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान, ऊष्मीय मान होगा। 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने के लिए है 10 की पावर 8 तक है,
तो इसको तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आपको 1.665 इंटू 10 की पावर 8 है, डिवाइडेड बाई 3.7 करिए। पहले तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1665 में कर लीजिए इसको। 1665 में अगर डिवाइड आप करेंगे, डिवाइडेड बाई 3.7 करेंगे तो ये आएगी 450। ठीक है, 450, और हमने 3 प्लेस ले लिए हैं तो इंटू 10 की पावर 5 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कैलोरी में, तो 1000 मिलने चाहिए, यानी 10 की पावर 3, तो यहाँ 10 की पावर 2 ले लो, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लो, यहाँ इसको 3 कर लो, 45,000 हो गई। अरे वैसे ही दिख रहा था 45, तो एक ही ऑप्शन में था, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि साइंस के थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमने इससे पीछे वाली एक वीडियो डाली हुई है जिसमें एग्जाम के टाइम पर आपको क्या करना है, क्या बेस्ट आपकी रणनीति हो सकती है पेपर के लिए, और एग्जाम हॉल में OMR सीट को भरते वक्त हम क्या ऐसी गलती कर देते हैं जिससे हमें बहुत पछताना पड़ता है, हमारे नंबर कम हो जाते हैं, या पेपर भी कभी कभी चेक नहीं किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने एक वीडियो बनाकर डाल दी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।